वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हमारा लेक्चर जो चल रहा था वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखा, उसका एप्लीकेशन देखा। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में देखेंगे, जानेंगे उसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर शुरू करते हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3। सो हम लोग देखते हैं आज की वीडियो हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, in which we will see the stability of carbocation, carbon free radical, stability of alkene, heat of hydrogenation and reactivity of benzene in the form of the hyperconjugation का application. Okay, so let's start. What is electromeric effect? So this is a temporary effect involving the complete transfer of electron, a shared pair of electron to one or other atom joined by a multiple bond, that is a double bond or a triple bond in the presence of an attacking reagent, is called as the E effect or the electromeric effect. मतलब क्या हुआ, ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एक बॉन्ड का जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको टेम्पोरली कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है किसी एक एटम पे इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एल्कीन लिया हुआ है, एल्कीन को जब रिएजेंट ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड उठ के चला जाएगा इस कार्बन पे, देन दिस कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन गेट positive charge. It means this carbon is giving its electron to the other one. Okay, so this is the electromeric effect. और जैसे ही हम यहाँ पे रिएजेंट हटाते हैं तो ये अपने ही पुराने पोजीशन पे वापस एल्कीन बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के पास चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. What is that? Plus E effect and minus E effect. What is it? So plus E effect, when the electron of pi bonds are transferred to the atom of a multiple bond to which the reagent gets attached, the effect is called as the plus E effect. मतलब क्या हुआ, जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ऐड होता है, देन उस तरह का जो इफ़ेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्लस ई इफ़ेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। ओके, इसके अपोजिट में जब वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे जाता है रिएजेंट उस पर अटैच ना होके किसी और एटम पे जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन पेयर निकला है, फॉर एग्जांपल कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं और उस पर साइनाइड का अटैक कराएंगे तो इस कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि when the electron of pi bond are transferred to the atom of the double bond to which attacking reagent is not attached, the effect is called minus E effect. तो साइनाइड हमारा कार्बन पे जाएगा और कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं होगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्यूमुलेट होगा, हमारे कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इस तरह का जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। Okay, so there is some example, we will see it. So shifting of pi electrons, जब हम एल्कीन के बारे में जब रिएजेंट ऐड करते हैं तो एल्कीन में हमारा एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्यूमुलेट करके चला जाएगा दूसरे कार्बन के ऊपर। यही जब हम HCl के प्रेजेंस में प्रोप 1 इन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी है, और HCl के प्रेजेंस में यहाँ पे प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज टेम्पररीली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब हम जैसे ब्यूट 2 आइन देखते हैं। ब्यूट 2 आइन में क्या होता है, HCl के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है दो तरीके से, या तो ये इधर से इधर जाएगा या तो ये इधर से इधर जाएगा, दोनों तरफ बन सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे दो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। तो दोनों तरीके से ये हो सकता है। ओके, दूसरा एग्जांपल हमारा ये है साइक्लोहेक्सीन। इसमें क्या होता है,
रिएजेंट के प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब कि बॉन्ड का जो कंप्लीट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफ़र कहाँ होता है, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों जनरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर। उसी तरह से दूसरा यहाँ पे होगा प्लस एम इफेक्ट भी है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। ओके, सो रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दिस इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, जैसे रिएजेंट हटाएंगे ये अपने पोजीशन पे वापस चले जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत छोटा सा इफेक्ट है, हर जगह देखने को मिल जाता है, जनरली ये हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगला हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज़ इट? मेसोमेरिक इफेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको अदर वर्ड्स में कहे तो ये कॉन्जुगेशन होता है या रेजोनेंस कह लेते हैं। रेजोनेंस की बात हम करते हैं जब एरोमेटिक कंपाउंड होता है या साइक्लिक फॉर्म में होता है तो वहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली, और जब एलिफैटिक के फॉर्म में बात करते हैं तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स इन दोज मॉलिक्यूल्स विच हैविंग द एक्सटेंडेड चेन विथ कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कॉन्जुगेट में है। कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इज नोन एज द मेसोमेरिक इफेक्ट। वहीं पे जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा वहीं पे हमको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, so what is next? Next is, in this effect pi electron is delocalized due to the mesomeric effect and give rise to the different contributing structure, or you can say that the resonating structure or conjugating structure. So यहाँ से हम उसी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी निकालेंगे। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। कंडीशंस फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट का कंडीशंस क्या होता है? जो कंडीशन रेजोनेंस का होता है वही कंडीशन यहाँ पे कॉन्जुगेशन का होगा या मेसोमेरिक इफेक्ट का होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो रेजोनेंस का कंडीशन होता है, जो रेजोनेंस होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए हम अभी देख लेते हैं थॉरली कि उसके क्या कंडीशंस है, कब मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। पहला कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है। इसके प्रेजेंस में इसके अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो या वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन हो। इन सब के प्रेजेंस में हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। क्या क्या होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड के या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। एट अल्टरनेट कार्बन एटम दैट इज अल्टरनेट टू द पाई बॉन्ड, मतलब इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट कार्बन पे ये सारी कंडीशंस प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है और उसी की वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो ये कितने तरह की होती है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्लस एम एंड माइनस एम। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इन प्लस एम शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑकर्स अवे फ्रॉम द ग्रुप अटैच्ड। प्लस एम में क्या होता है? जहाँ पे ग्रुप अटैच होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन अवे जाता, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स आता है, जहाँ पे अवे जाता है। क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑकर्स अवे फ्रॉम द ग्रुप अटैच्ड। जहाँ पे ग्रुप अटैच होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूर हो जाता है। माइनस एम की बात करते हैं तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑकर टूवर्ड्स द ग्रुप अटैच्ड। माइनस एम में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग वहाँ होता है जहाँ पे ग्रुप अटैच होता है। सो माइनस एम का इफेक्ट हमको इलेक्ट्रोफिलिक में देखने को मिलता है और प्लस एम का इफेक्ट हमको न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। सो मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। जैसा कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जनरली रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट इज़ डोमिनेंट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास कई कंडीशंस आती हैं कि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है,
इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, तो उन सब में से सबसे डोमिनेटिंग जो इफेक्ट होगा, जो मेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का रीज़न होता है, वो क्या होता है? वहाँ पे हम अगर इंडक्टिव और मेसोमेरिक के कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, और यू कैन से दैट कॉन्जुगेशन इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। ठीक है, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हमारा रिसेसिव कंडीशंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है मेसोमेरिक इफेक्ट का। हमने यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन लिया हुआ है। ये दो तरीके से रेजोनेट कर सकता है, या तो ये पाई बॉन्ड ऊपर से जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ जाए, या फिर ये यहाँ से जा जाए, तो उस कंडीशंस में हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। या फिर जो मैंने पिंक कलर से दिखाया हुआ है, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, तो इस कंडीशन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो मैंने ये वाला दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दो तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे। दूसरा हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये क्या है? प्रोपिनॉल। प्रोपिनल, ओके, एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपिनल। तो इसमें क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसके भी अल्टरनेट पे पाई इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल बॉन्ड है। इसके अल्टरनेट पे लोन पेयर है, इसके अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा भी हमें पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैकेंट पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा, और जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे। व्हाट इज इट? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और एच इफेक्ट। So what is it? Complete transfer of electron of carbon hydrogen sigma bond towards pi bond or positive charge or free electron is called the hyperconjugation effect or H effect, and it is a permanent effect. जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखा था, it is temporary effect, complete शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है जो कि टेम्पररी होता है। उसकी अपोजिट में, उसके कंट्रास्ट में, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसका टूवर्ड्स किसकी तरफ? पाई बॉन्ड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। देन इट इज़ कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा होता है? परमानेंट होता है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस। क्या होता है इसको? नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस, इस नाम से भी ये बहुत फेमस है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस इज़ नोन एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो ये टर्म याद रखना हमको, क्या? नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस, एंड इज़ गिवन बाय नाथन एंड बेकर। तो किसने दिया था ये भी जानना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस एंड गिवन बाय नाथन एंड बेकर। Okay, so now we will see the conditions of the hyperconjugation effect when it will show the hyperconjugation effect. First one, if there is one carbon hydrogen sigma bond and one positive charge are at alternate position. उसी तरह से जैसा कि मेसोमेरिक इफेक्ट में या रेजोनेंस में होता है, तो क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है ये हम इस फिगर के एग्जाम्पल में देखेंगे। ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ग्रीन कलर से हमने एरो मूव कराया हुआ है, हर एग्जाम्पल में वही देखने को मिलेगा। तो ग्रीन कलर से जो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देता है, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे फिल करके। अब प्लस चार्ज हमारा कहाँ जाएगा? एच के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेंगे। एक ये होगा और 3 हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे। तो ये हाइड्रोजन के लिए ये बना, ये हाइड्रोजन के लिए ये बना, इस हाइड्रोजन के लिए ये बना, और एक तो हमारा हाई है। 4 स्ट्रक्चर बनेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है, आर कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ये हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हुए, और यू कैन से दैट दिस इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके,
Next point is, what is it? Carbon which is attached to the carbocation is called as the alpha carbon, and hydrogen which is attached to the alpha carbon is known as the alpha hydrogen. So if the number of alpha hydrogen are more, then there will be more number of hyperconjugation structure, so more stable the carbocation. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कि अल्फा कार्बन पे लगा होता है, और अल्फा कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो किसी ग्रुप के साथ या किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ, किसी नेगेटिव चार्ज के साथ, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी फ्री रेडिकल के साथ, किसी वैकेंट पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ जब वो उससे जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो उसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के होंगे, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल वो कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, इस पूरे पॉइंट का मतलब यही होता है, समझ में आ गया। चलिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू द अल्फा कार्बन, जो कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज़ द ऑर्बिटल पिक्चर, कैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है, अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन, अल्फा कार्बन से बने हुए जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो कि कार्बोकेटायन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस पी मीन्स वैकेंट ओवरलैप होता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ओवरलैप करेंगे, चाहे इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके ये एक पाई बॉन्ड को बनाते हैं। तो ये जो हमारा पिंक कलर से डॉटेड दिख रहा है, ये हमारा पाई बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र एंड इट इज़ परमानेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, if there is one sigma hydrogen carbon hydrogen sigma bond and one free electron are at alternate position, then there will be H effect। तब भी क्या होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कब होता है? जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा CH2 रेडिकल है जो कि हमारे इस CH3 के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे लगा हुआ, इस कार्बन हाइड्रोजन के अल्टरनेट पोजीशन में यहाँ पे ये है और ये यहाँ पे है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4। ओके, सो एक इस सिग्मा हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे जो कि ये दिख रहा है, और एक यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन के ऊपर ले जाएंगे, या फिर इसको इस तरह से कह लें, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस बॉन्ड के ऊपर जो कि कार्बन कार्बन के बीच में है, और यहाँ का फ्री रेडिकल ट्रांसफ़र हो जाता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। ओके, दोनों तरह से बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिग्मा पेयर का ही कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस हाइड्रोजन के लिए ये बन गया, दूसरे हाइड्रोजन के लिए ये, तीसरे हाइड्रोजन के लिए ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया, इसका भी ऑर्बिटल पिक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, या तो दोनों का होगा तो ये इधर से इधर आ जाएगा, या फिर एक का यहाँ पे होता है तो ये पेयर करके कंप्लीट हो जाते हैं, और ये हमारा एक सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये भी और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं। यहाँ भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो वैकेंट है, इसलिए यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल बोल देते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज द इफ देयर इज वन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजिशन, देन देयर विल बी हाइड्रोजन इफेक्ट, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 3 हमारे अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो तीनों के अल्टरनेट पोजीशन पे हमारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पहला कंडीशन तो ये बन गया। दूसरे केस में जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तब भी ये इधर चला जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा में जब ये इधर जाएगा तब भी ये इधर चले जाएंगे, तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ भी बनते हैं, और इसके अल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखिए,
ये हमारा अल्टरनेट कार्बन का अल्फा कार्बन का है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हमारे जो पाई बॉन्ड हैं इनका शेयरिंग होता है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये टोटल घूम के यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिग्मा पाई का ओवरलैप होता है। ओके, देन इफ़ेक्टिव ऑर्डर। इफ़ेक्टिव ऑर्डर का मतलब ये है कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इफ़ देयर इज़ वन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड वन नेगेटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन, देयर विल बी नो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा किसी भी ट्रांसफ़र में, किसी भी एक्सेप्टेंस में। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए होता है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो भी उस नेगेटिव चार्ज की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करेगा, क्योंकि उस CH2 माइनस का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। नो शिफ्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज एनायन हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो कोई भी हम अपना इंटरेस्ट शो वहाँ पे नहीं करेगा। सो नेक्स्ट वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो फर्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैन बी एक्सप्लेन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनॉन या फ्री रेडिकल जो भी है, हमने अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट के वीडियोज़ में कंप्लीट कवर किया हुआ है पूरा डिटेल व्यू में, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से हम उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। इफ़ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, मोर अल्फा हाइड्रोजन देन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है और मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल कार्बोकैटायन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 3 6 9, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 1 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, कोई नहीं है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 है तो 7, 3 है तो 4, 0 है तो 1, ये ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं वहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसमें बनता है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका सबसे लीस्ट स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकैटायन का, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में, एक सर्कुलर साइक्लिक फॉर्म में। तो ये भी हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी है। यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है तो 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे? यहाँ पे तो रेडिकल लगा हुआ है, अल्फा कार्बन हमारा ये है तो इस पे 3 वैलेंसी पूरी है तो केवल 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ये सेकेंडरी है, 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो 5 हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो नंबर 1 मीन्स टर्शरी विल बी मोर स्टेबल, देन आफ्टर सेकेंडरी नंबर 3 विल बी स्टेबल एंड देन आफ्टर सबसे लिस्ट स्टेबल जो होगा वो प्राइमरी मीन्स नंबर 2 वाला स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वी विल डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, so next is the stability of carbon free radical. What is it? How we will define the stability of carbon free radical? Same like carbocation, stability of carbon free radical is explained by M or H effect, means mesomeric effect or hyperconjugative effect. More hyperconjugation structure, more alpha hydrogen and more will be the stable of free radical, ठीक है। उसी तरह से टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल रेडिकल ले लिया हमने। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मैक्सिमम स्टेबल होगा क्योंकि 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई भी नहीं है तो एक जो ये है यही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो नंबर 1 विल बी मोर स्टेबल बिकॉज इट इज़ टर्शरी एंड मोर अल्फा हाइड्रोजन, देन आफ्टर सेकेंड, देन आफ्टर थर्ड, देन आफ्टर फोर्थ। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाता है किसी भी फ्री रेडिकल में। अब देखते हैं ये एग्जांपल हमारा अच्छा एग्जांपल है, इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए ये क्या बोलता है,
हमने साइक्लिक एल्कीन लिया हुआ है कुछ कंपेयर करने के लिए एल्कीन और अल्काइन एल्केन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारा सेकेंडरी का है, क्योंकि इस रेडिकल के ऊपर हमारा सेकेंडरी है। कैसे सेकेंडरी है आप देखिए, एक दो वैलेंसी है तो हमारा सेकेंडरी हो जाता है। ये भी सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है तो इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे वो डिस्कस करना है। ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है, तीन वैलेंसी लगी हुई है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये सेकेंडरी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, है ना। और ये हमारा सेकेंडरी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये प्राइमरी है, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है। ओके, और टर्शरी है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, कितने हो गए टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एक रेजोनेंस भी यहाँ बनेगा, तो क्योंकि डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड उसके अपोजिट में है तो बनेंगे। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, सेकेंडरी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक है तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टर्शरी की, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन हमने पहले ही बोल दिया वहाँ पे जब मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात आएगी तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट उस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे नंबर सेकेंड विल बी मोर स्टेबल, जबकि इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट आएगा क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है और रेजोनेंस भी है, तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे हमारा आएगा फर्स्ट वन। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड हमारा आएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर से ये प्राइमरी है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है, जबकि यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, इसलिए चौथा हमारा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्योंकि हम रेजोनेंस को डोमिनेट करेंगे, रेजोनेंस को हम प्रायोरिटी देंगे, तो रेजोनेंस की वजह से प्राइमरी में भी स्टेबिलिटी टर्शरी से ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है और कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो 2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा फिर प्राइमरी लेते हैं, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2-3 बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 3 पे हम लेते हैं, टर्शरी है लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2, तो यहाँ पे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे और 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, और नेक्स्ट फोर्थ वन सेकेंडरी है प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के। थर्ड वन इज़ मोस्ट स्टेबल, ऑब्वियसली हमने बोल दिया पहले ही। बात करेंगे सेकेंड और थर्ड की और फोर्थ पोजीशन की। ठीक है, सेकेंड पे हमने रखा है सेकेंड पोजीशन को। सेकेंड पे हमने सेकेंड क्यों रखा, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ भी है और रेजोनेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, और प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी होने के बावजूद और यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, स्टेबिलिटी है, इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, तो सेकेंड पोजीशन पे आएगा ये। थर्ड पोजीशन की बात करेंगे तो इसकी करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है, तो इसकी कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि रेजोनेंस के मामले में देखें तो दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो नंबर फोर्थ विल बी थर्ड पोजीशन एंड फर्स्ट वन इज़ द लास्ट एंड लीस्ट स्टेबल। ओके, तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे एग्जाम्पल्स के बीच में। एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं, थोड़ा उसमें कई सारे इफेक्ट लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे हमको उसकी स्टेबिलिटी उसके हिसाब से देखनी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है लेकिन बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम में आसानी से हो जाएगा। नियम याद रखना है, किसके ऊपर कौन डोमिनेट करेगा, कब कौन सा इफेक्ट काम करेगा, तो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। मोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबल एल्कीन। So first example is here only 3 alpha hydrogen there,
दिस वन इज हैविंग एन 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, तो ये मोर स्टेबल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। स्टेबिलिटी जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, इस तरह से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम वहाँ पे उसका कंपेयर कर लेंगे इस तरह से। अब देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये क्या होता है, नाम तो बहुत सुना है, कैसे निकालते हैं। तो एक रिएक्शन हमने लिखा, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजनेशन हमने करा लिया, तो हमारा एल्केन बन गया, प्लस उसके साथ में कुछ हीट निकलता है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन के एडिशन पे जो हीट उस रिएक्शन में इवॉल्व होती है, जो बाहर निकलती है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। So heat evolve when any unsaturated hydrocarbon are hydrogenated is called heat of hydrogenation or HOH. ठीक है, if alkene is more reactive towards the hydrogen then it will evolve more heat of hydrogenation. मतलब क्या हुआ इसका, it means heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene, क्योंकि वहाँ पे बात कर रहा है कि एल्कीन हाइड्रोजनेशन के प्रति जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतने ही ज़्यादा वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिव ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। तो एक रिलेशन डिड्यूस होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे और उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हमने रिड्यूस किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 ब्यूटीन इज़ 30 किलो कैलोरी, then what is the heat of hydrogenation of 1,3-butadiene? Option is 30 kilocalorie, 60 kilocalorie, 57 kilocalorie and 25 kilocalorie. तो जनरली एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि ब्यूटीन 1 में एक डबल बॉन्ड है, उसको हाइड्रोजनेट करने में 30 किलो कैलोरी मिल रहा है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए 60 किलो कैलोरी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज़ दैट, 1,3-ब्यूटाडाइन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट्स राइट। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शुड बी 60 किलो कैलोरी, जैसा कि सभी लोग सोचते हैं नॉर्मली। बट में क्या आता है, 1,3-ब्यूटाडाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट पे प्रेजेंट हैं, तो एक दूसरे में रेजोनेंस होगा। देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन विल नॉट बी ट्वाइस ऑफ 30, क्योंकि वहाँ पे डबल मल्टीपल बॉन्ड है। अगर वो अल्टरनेट पे नहीं होता तब 60 ज़रूर होता, अल्टरनेट पे है, रेजोनेंस हो गया, तो उसके बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो एग्जैक्टली ट्वाइस ना होकर थोड़ा कम होगा। तो एक्चुअल में वो कितना होता है कि 60 से कम होगा बट 30 से ज़्यादा होगा। तो हमें ऑप्शन में ऐसे चूज़ करना है कि ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसका वैल्यू 60 से कम हो बट 30 से ज़्यादा हो। तो पहला ऑप्शन 30 है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 60 है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 57 है, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन 25 है, कभी नहीं होगा। तो रिज़ल्ट क्या आता है, तो 57 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी भी एग्जाम में निकालेंगे। अगर वहाँ पे कंपैरेबल करने के लिए आ गया और हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कितना होगा, तो वहाँ पर रिलेट करेंगे, रिलेटिव जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग टिक करेंगे और दैट विल बी द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्टिविटी हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे देखते हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ऑफ आर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में, बेंजीन रिंग में इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल,
मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया एक बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पे जो भी इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है 3, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। ये हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा इस बॉन्ड के ऊपर, और ये बॉन्ड रिंग में माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ड्यू टू द CH3 ग्रुप देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है और रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही बढ़ा रहा है, ये डबल माइनस चार्ज यहाँ के ऑर्थो पोजीशन पे है, फिर ये घूम के जाएगा यहाँ के पैरा पोजीशन पे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑर्थो और पैरा पर ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से बोला गया है कि मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट कर रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, तो वो वहाँ पे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। और वो कहाँ कहाँ बढ़ाता है? ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे। इसीलिए उसको और भी बोला जाता है कि एल्काइल ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या होता है वो हम लोग बेंजीन में पढ़ेंगे, जब हम एरोमेटिक कंडीशंस पढ़ेंगे, कुछ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रिंग में बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब रिंग को वो एक्टिवेट कर रहा है और अधिक इलेक्ट्रॉन दे के उसकी एनर्जी को बढ़ा के, तो इस तरह से वो उसकी एनर्जी बढ़ाएगा, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। इफ़ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज़ मोर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर। जितना ज़्यादा वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। जितना ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो रिंग उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इस तरह से हम बेंजीन रिंग में उसकी रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर। कैसे निकालेंगे? बेंजीन में हमने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है जो कि टॉलुइन बोल सकते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हैं, 3 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ की बात करते हैं तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे? 2 3 4। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक भी नहीं है, सॉरी 2 हैं, दोनों रिंग के आसपास लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन हमारे टॉलुइन में है, सो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। सो मैक्सिमम विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मैक्सिमम विल बी द रिएक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर देना हो तो हम पहला नंबर पे देंगे टॉलुइन को, उसके बाद हम देंगे इथाइल बेंजीन को, उसके बाद आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन को। हम इतना रिएक्टिविटी देंगे क्योंकि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही वहाँ पे आ रहा है। तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तब भी हम यहाँ पे 3 2 1 और 0 इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 0। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है जो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा, जो कि एक ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। सो ये तो हो गया पूरा एक हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। एक फार्मूला है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं, कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं, कितने होते हैं वो हम निकाल लेंगे। वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो भी ग्रुप के अल्टरनेट पोजीशन पर लगा, डायरेक्टली लगा होता है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। वहाँ पे लगे हुआ हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 विल गिव द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ दिया जाए तो वो हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में दे देगा कि कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये ओवरव्यू हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, इसमें सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रूल नियम पढ़ लेते हैं हम लोग तो उसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल दें, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे भी हमारा वीडियो आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।